हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको लोग को पता है कि हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज का नाम है लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग पूरे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को कवर करने का वादा किए हैं आप लोगों के साथ, और उसी वादा को निभाते हुए हम लोग इकोनॉमिक्स का तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए सुबह में 4 बजे, सॉरी दोपहर में 4 बजे। और अभी आज जो है अब 8 बज गया, तो हम लोग चालू कर रहे हैं एईसी इंग्लिश का पहला चैप्टर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यदि आप चैनल पे एकदम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके फ्रेंड ने यदि ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा या फिर पढ़ा होगा तो बहुत मस्ती किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, तो उसको भाई का थोड़ा भला हो जाए, इसके चलते आप शेयर कर लीजिए। और मेरा भी थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिल जाए, इसके कारण आपको शेयर कर देना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एईसी, क्योंकि देखिए एईसी जो सब्जेक्ट्स है, एईसी इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स है आप लोगों का कुल मिला के 50 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर में आपको 3 पोयम और 3 स्टोरी पढ़ना है। 3 पोयम जो है, 3 स्टोरी मिला के आपको 50 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। वो आपका होम सेंटर में ही एग्जाम होने वाला है, और होम सेंटर में भी कैसे 25 एमसीक्यूज रहेंगे 2-2 मार्क्स के। तो कुल मिला के 50 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर्स है। बहुत कम ही बच्चे इसमें फेल होते हैं, मतलब यदि यहाँ पे फेल होना नुकसान है, मतलब सॉरी, फेल होना मुश्किल होगा, मतलब इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होना मुश्किल होगा। इसलिए अधिकतर बच्चों को देखा गया कि 50 में 48 ला देते हैं, 48 ला देते हैं। मैंने अपने खुद की स्टूडेंट में मैंने देखा है, उसका एस इंग्लिश में 48 था। So it is very easy to get 48 40 प्लस मार्क्स इन एईसी इंग्लिश। बस उसको बस आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले समझिए एक बार। हम लोग पूरे के पूरे एईसी इंग्लिश को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मैं सिर्फ आपको पोएम को समझाऊंगा नहीं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को पहले लिखते जाना, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत है। प्रॉपर तरीके से पढ़ने के स्थिति में आप बैठ के आप पढ़ो, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते लिखाऊंगा भी। और इसके अलावा मेरा एक पूरा का पूरा एक एक चैप्टर्स का 50-50 एमसीक्यू का मैं एक सीरीज दिया हूँ आपको। 50 एमसीक्यू, एक दो एमसीक्यू नहीं है, 50 एमसीक्यू है। और ये मैंने ये नहीं कि मैं सॉल्व कराऊंगा आपको पूरा, नहीं, सॉल्व क्यों कराऊंगा, आपको पता है खुद करोगे। आप एक बार मेरे साथ आप पढ़ लोगे ना, आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसान था सारा एमसीक्यू। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए 50 एमसीक्यू को डाला है यहाँ पे। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो नोट्स के लिए आपको पता है, मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में मैंने बताया ही था, बट फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहां पे 2 लिंक मिलेगा, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अब दोनों ग्रुप को पहले आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हम जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है, तो मैं आपको क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैं इस पर्टिकुलर नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको करना क्या है, मेरे साथ अभी क्लासेस में पूरा का पूरा नोट डाउन के साथ पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार जब सेशन खत्म हो गया तो 50 एमसीक्यूज का जो सीरीज आपको नीचे दिख रहा है, वो सारे सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो ओके सर, ताकि मैं चालू करूं। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, लिखिए ओके सर। फटाफट से एक बार इंतजार कर रहे हैं हम, लिखिए एक बार फटाफट से ओके सर। चलिए हम लोग क्लासेस चालू करते हैं। सबसे पहली बात कि सर क्या चैप्टर का नाम है। देखिए चैप्टर का नाम है सर, कितना औसम नाम है ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। द चैप्टर इटसेल्फ, द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ व्हाट स्पीक्स अबाउट द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूटा टूटा टूटा, मतलब सर क्या इसमें सर जो पोएट है, क्या उसका दिल टूटा हुआ है? क्या वो दुख में है? आंसर इज यस, दुख में है। यस, वो दुख में है। और पता है दुख में लिखा हुआ जो पोएम होता है ना, उसको हम लोग इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? ये सब आपको लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ, ये लिखना है आपको। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं एलिगी। क्या बोलते हैं बताइए? एलिगी। तो आपका एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, विच टाइप्स ऑफ पोएम इज दिस? आंसर इज एलिगी। एलिगी टाइप का पोएम होता है। तो मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, ब्रेक 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 कौन सा टाइप का पोएम है? ये एलिगी टाइप का पोएम है, मतलब ये कहीं ना कहीं दुख से लिखा हुआ पोएम है। अच्छा, कौन लिखा है सर? ये नाम आपको याद करना पड़ेगा।
लिखा कौन है सर? उसका नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। सर एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स लिखे थे। और एक सर किस बात का उनको दुख था? एक बात बताओ, कोई आदमी जो होता है ना, पोएट जो होता है, जब वो लिखता है, मतलब मोड जो होता है ना, जिसे वो दुख के मोड में था, उसको हम लोग इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? ये भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है और आता भी एग्जाम में। इसको बोलते हैं संबोर। क्या बोलता था ये? संबोर। तो पहली बात है सर, ब्रेक 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 किस टाइप का पोएम था? तो आंसर इज एलिगी। इसमें जो पोएट थे वो किस स्टेट ऑफ माइंड के थे? तो आंसर इज क्या होगा? संबोर। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। सर किस बात का संबोर था? आइए समझते हैं किस बात का सैडनेस था उनको। एक्चुअली क्या होता है, उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, जिनका नाम आपको याद करना जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। वो है आपका अथुर हेनरी अथुर हेनरी हिलिम। ये इनका एक बेस्ट फ्रेंड का नाम रहता है, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अथुर हेनरी हेलिम एक बंदा है जो उनका बेस्ट फ्रेंड है। किसका बेस्ट फ्रेंड है? राइटर का, मतलब पोएट का बेस्ट फ्रेंड है। पोएट कौन है सर? एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पहले पढ़ा, पहले मैं इसको रिपीट करता हूँ। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बिना देखे, आप वहां पे मत देखो, मेरे को देखो। किसको देखो? मैं हटा देता हूँ ना, मेरे को देखो, आप बताइए। ब्रेक 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 किस टाइप का पोयम है? फटाफट से लिखिए, फटाफट से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ब्रेक 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 किस टाइप का पोयम है? यस, आंसर इज यस, एलिगी टाइप का पोएम है। दूसरा बात, सर इसमें जो पोएट थे, वो पोएट का नाम क्या था? फटाफट से बताइए। यस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। अच्छा सर, ये कौन से स्टेट ऑफ माइंड के थे? सर उस समय संबोर में थे, संबोर में थे। ओके सर, किस बात का दुख था उनका? उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसका नाम क्या रहता है सर? अतुर हेनरी हेलन। आपको बार बार थोड़ा सा रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। इनका क्या होता है ना, ये 22 साल के एज में क्या होता है, इनका एज एज जब होता है 22 साल का, बस मात्र 22 साल में उनका डेथ हो जाता है। बहुत दुख की बात है, 22 साल में किसी का डेथ हो जाना एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है। तो मात्र 22 साल में इनका डेथ हो जाता है, और ये कौन सा ईयर होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। 1833 में उनका डेथ हो जाता है। इसका पोएट का नहीं, पोएट के बेस्ट फ्रेंड का 1833 में उनका डेथ हो जाता है। तो उस उसके डेथ के कारण वो बहुत दुख में रहते हैं। कौन रहते हैं? एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। बेचारे 2 साल बाद 1835 में फाइनली ये क्या करते हैं, इस पोएम को लिखते हैं। 2 साल बाद, समझ रहे हो? आमतौर पे फैमिली वाला 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने बाद छोड़ देता है या फिर भूल जाता है। ठीक है, ये इतने अच्छे फ्रेंड थे कि 2 साल तक, 2 साल बीतने के बावजूद भी, डेथ के 2 साल बीतने के बावजूद भी बेचारे बहुत दुखी थे। ठीक है, अभी हम लोगों को दुख के गाथा को हम लोग समझेंगे अभी। देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 डेट मैंने बताया। 1833 में एक्चुअली उनका डेथ हुआ था, और उनके 2 साल बाद 1835 में क्या किया गया था, ये पर्टिकुलर जो है पोएम को बनाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, पोएम को बनाया तो गया था 1835 में, बट एक्चुअली इस पोएम को पब्लिश किया गया 7 साल बाद, मतलब 1842 में। ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने आपको? 3 डेट बताया। 33 में बेस्ट फ्रेंड का डेथ हुआ था, 35 उसके 2 साल बाद पोएम को लिखा गया, और उसके 7 साल बाद पोएम को पब्लिश किया गया। मैंने अब अगेन जितना मैंने पढ़ाया एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, पोएम समझने में बहुत कम समय लगेगा, बट उसके बैकग्राउंड को समझना, उसके सारे एमसीक्यूज को कवर करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है ना, वो कुछ क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से आते हैं, बहुत इजी इजी, और कुछ क्वेश्चंस बहुत अंदर अंदर से आते हैं। तो हम लोगों को तो एक ऐसा प्रिपरेशन करना है कि ताकि सारे के सारी चीजों को कवर हो जाए। तो सबसे पहली बात कि सर, ये जो हम लोग पढ़े, सबसे पहली बात सर, ब्रेक 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 किस टाइप का पोएम है? आंसर इज व्हाट? किस टाइप का पोएम है बताइए? ब्रेक 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 इज अ एलिगी टाइप ऑफ पोएम। अच्छा, उसमें इसके जो राइटर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। सर एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स जो थे, वो बेसिकली किस मोड में थे? तो संबोर मोड में थे सर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, ये जो हुआ, ये जो बेसिकली संबोर में है या फिर सैडनेस में है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, उनका नाम है अथुर अथुर हेनरी हेलेम। उनका डेथ हो जाता है 1833 में, 22 साल के एज में। 33 में डेथ हो जाता है। 2 साल बाद क्या होता है, ये पोएम को लिखा जाता है, बट उसके 7 साल बाद उसको क्या किया जाता है, उसको मार्केट में फाइनली पब्लिश किया जाता है। समझ में आया बात? ओके सर, ओके सर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। यदि यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर है सर। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स पूरा इंतजार कर रहा है आपका, फटाफट से लिखिए, क्लियर है सर। सर जल्दी से लिखिए, एक बार क्लियर है सर। ठीक है,
अच्छा, आइए। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ इस तरीके का है कि जो पोएट है, वो क्या है? बेसिकली दुःख में है। वो क्या करते हैं ना, एक समुद्र के किनारे में बैठे हुए हैं। ये अच्छा ये भी पूछता है कि पोयम कहाँ पे लिखा गया है? तो पोयम लिखा गया है, जब वो कहाँ पे बैठे हैं? तो समुद्र के किनारे में। समुद्र के किनारा मतलब होता है तुमको क्या होता है? सी शोर। ये सब कीवर्ड्स ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आपका पूछेगा। ये जो पोयम लिखा गया, वो कहाँ लिखा गया? सी शोर में लिखा गया, मतलब समुद्र के किनारे पे लिखा गया। तो क्या है पोयम? चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आप लोगों ने क्लियर 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 लिखना स्टार्ट करना है आपको। फटाफट से लिखिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए। कुल मिला के कितने स्ट्रेंजा है सर? स्ट्रेंजा का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रेंजा का मतलब पैरा पकड़ के चलो, जिसको हम लोग कड़ी बोलते थे। कुल मिला के कितने स्ट्रेंजा है इस पर्टिकुलर पोएम में? देखिए, एक स्ट्रेंजा, दो स्ट्रेंजा, तीन स्ट्रेंजा एंड चार स्ट्रेंजा। ये भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सिर्फ ब्रेक 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 में कितने स्ट्रेंजा है। तो ब्रेक 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 अपने आप में तीन वर्ड है और एक और जोड़ दो, मतलब चार स्ट्रेंजा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला, हर एक स्ट्रेंजा कुछ ना कुछ कहेगा, हम लोग समझते हैं। बात सबसे पहला स्ट्रेंजा क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं सबसे पहला स्ट्रेंजा क्या बोलता है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ माय गॉड, ओ माय कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सीज, एंड आई वुड दैट माय टंग कुड utter the thoughts that arises in me। ओ हो, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है सर। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ओ थाई, थाई का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? थाई का मतलब यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। थाई का मतलब यहाँ पे है यू। थाई का मतलब क्या है यहाँ पे? तुम, यू, ठीक है। तो बोल रहा है क्या? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स। अरे भाई, जो समुद्र के लहरें, जो आप आ रहे हो ना, आ रहे हो ना, तो क्या करो ना, ये जो ठंडी पड़ी हुई जो ग्रे स्टोन है, उसके ऊपर पड़ो, उसके ऊपर जोर से आओ, उसके ऊपर जोर से पानी का बौछार डालो। एंड आई एंड आई वुड दैट माय टंग कुड utter the thoughts that arises in me। यहाँ पे utter का मतलब होता है स्पीक। utter का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पीक मतलब बोलना। बोल रहा है क्या कि अरे समुद्र के लहरें, आप आइए मेरे को। आप जो लड़ रहे हैं ना, आप जो ग्रे स्टोन पे जब वो समुद्र के किनारे लड़ रही है, उसके देख के और उसको आवाज को सुन के कितना अच्छा फील हो रहा है। बट मैं अपने आप को कैसे व्यक्त करूं? मेरे अंदर में भी बहुत सारा थॉट्स है, मेरे बहुत सारा दुख है, बट मैं कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। अगेन सुनिए क्या बोल रहे हैं। पोइट बोल रहे हैं कि समुद्र की लहरें जो ग्रे स्टोन पे आ रही हैं, बार-बार आ रही है, बार-बार उसको उसके ऊपर पानी का बौछार ला रही है, उसको देख के मुझे अच्छा तो लग रहा है, उसकी आवाज को सुन के भी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट मैं अपने अंदर का दिल का बात को कैसे समझाऊँ? मेरे दिल के अंदर में बहुत सारा थॉट्स है, जैसे कि समुद्र के लहरें हैं, वैसे ही मेरे अंदर में बहुत सारे लहरें हैं थॉट्स के, बट आई कैन नॉट स्पीक, अटर नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय थॉट्स। समझ में आया बात? देखिए, अपने आप में ना ये जो पहला स्ट्रेंजा है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि हमारा जो नेचर है, वो क्या करता है? ब्लिंक है। ब्लिंक मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजा अपने आप में बताता है क्या? कि नेचर क्या है? नेचर का नेचर कैसा है? मतलब प्रकृति का क्या नेचर है? तो प्रकृति का नेचर है ये ब्लिंक। ब्लिंक टर्म है ये। सर, ब्लिंक टर्म का मतलब क्या होता है? ब्लिंक टर्म का मतलब होता है नेचर के ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। जो लहरें हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे इसके अंदर में जो थॉट्स है, ये अपने आप को उसको रोकना पड़ रहा है, किसी को बता नहीं सकता, किसी को बता नहीं पा रहा है। बट वो लहरें हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो उतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। मैं भी इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ और आप भी, आपको भी इंग्लिश का ऑनर्स पढ़ना नहीं है। यदि आप इंग्लिश के ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आप ट्यूशन पढ़ रहे होगे इसके बारे में, और ऑलरेडी आप इसको बहुत डिटेल में जानते होगे। तो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है और आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, यदि आप बीए बीएससी भी कर रहे हो, तो इंग्लिश, ये जो पर्टिकुलर पोएम है इसके बारे में क्या है उतना जानना जरूरी नहीं है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना है कि आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो बस इतना समझना है कि फर्स्ट स्ट्रेंजर बेसिकली क्या बताता है? ब्लिंक टर्म है ये। ब्लिंक टर्म का मतलब ये होता है कि हमारा जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्या है? बहुत खुला है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आइए आते हैं सेकंड स्ट्रेंजर। सेकंड स्ट्रेंजर क्या बोलता है?
Oh well for the fisher boys, सॉरी, oh well for the fisherman's boys। वो आस-पास जब देखते हैं यहाँ-वहाँ तो उनको दिखता है एक एक बंदा, एक एक बच्चा जो किसका बच्चा रहता है? वो रहता है फिशर्स बॉय। फिशर्स बॉय समझते हो आप? किसका बच्चा? बताइए? मछुआरा का बच्चा। दैट ही शाउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले, और वो अपनी बहन के साथ बहुत तेजी के साथ चिल्लाते हुए खेल रहा है। जब वो लहरें से दूर होके अब जब वो आस-पास देखते हैं तो देखने को क्या मिलता है? उनको एक बच्चा मिलता है जो क्या क्या रहता है? किसका बच्चा रहता है? तो वो रहता है क्या? फिशर्समैन्स बॉय रहता है। वो किसका रहता है? मछुआरा का बच्चा रहता है, और उसको देख के बोलते हैं कि अरे यार! कितना खुशी है, कितना खुशी है वो, कितना चिल्ला-चिल्ला के अपने अपने बहन के साथ खेल रहा है। ओह वेल! उसके बाद जब दूसरी तरफ देखते हैं तो देखने को मिलता है, ओह वेल द सेलर लैड। लैड का मतलब यहाँ पे बॉय होता है। लैड का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए? बॉय, ठीक है? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। बे का मतलब होता है गली। होता है ना, बे ऑफ बंगाल, गली, गली, गली। बेसिकली गली नहीं, समुद्र के अंदर में गली कहाँ से आ गया? गली का मतलब होगा बेसिकली 2 क्या बोलते हैं, 2 पहाड़ के बीच में जो एक रास्ता बन जाता है उसको बोलते हैं बे, ठीक है? वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो आस-पास देख रहे थे ना, तो एक तरफ उनको देखने को मिला कि एक बच्चा है, जो अपनी बहन के साथ चिल्ला-चिल्ला के खेल रहा है। चिल्ला-चिल्ला के खेल रहा है वो, चिल्ला-चिल्ला के खेल रहा है, मतलब वो नेचर के साथ एकदम डूब चुका है। एकदम नेचर को एकदम मतलब मस्त तरीके से नेचर में एकदम डूब चुका है, उसको आस-पास से कोई मतलब नहीं है। वो और उसकी बहन मस्त खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको देखने को मिलता है कि एक बंदा रहता है, सेलर लैड रहता है, लैड मतलब एक बंदा रहता है, एक लड़का रहता है, वो नाव खेवते हुए आता है और गाना गाते-गाते आता है। मतलब वो आस्ते-आस्ते गाना गाते-गाते आता है। वो बेसिकली हम बताएँ तो सेकंड स्ट्रेंजर में ये बताते हैं कि उनको ये सब चीज़ देख के जेलस फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है बताइए? उनको जेलस फील हो रहा है कि ये लोग इस नेचर के इस पर्टिकुलर सीन को कितना एन्जॉय कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को अंदर में क्या है? दुःख है। अंदर में क्या है बताइए? अंदर में है दुःख। अंदर में दुःख है तो क्या हो रहा है उनको? वो उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो सर ये जो स्ट्रेंजा है, वो अपने आप में बताता है क्या? कि जो बच्चा है वो क्या है? पूरे नेचर के साथ डूब चुका है। इसको बोलते हैं हार्मोनी। हार्मोनी विथ नेचर। सारे के सारे चीजें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अपने नोट्स में लिखते जा रहे हो चीज को। बोलेगा सेकंड स्ट्रेंजा में बच्चा का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, तो आंसर क्या होगा? हार्मोनी विद नेचर था। ठीक है, चलिए। आई थिंक आपको दो स्ट्रेंजर तो आपको रटवा दिए होंगे, गारंटी मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे पूरा अच्छे तरीके से दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं ना, उनको दो स्ट्रेंजा में और अभी तक इस पोएम में एक एक वर्ड आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और आगे भी याद होगा। तब तक के लिए उसके पहले मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए सर आई एम रेडी फॉर द थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेंजर। फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। थर्ड स्ट्रेंजर क्या बोला देखिए, एंड स्ट्रिक्टली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। देखिए क्या मतलब क्या बता रहा है देखिए, एंड स्ट्रिक्टली शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। वो फिर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर शिप्स आ रहा है। शिप, अच्छा स्टेटली का मतलब होता है इंप्रेसिव। क्या होता है बताइए? इंप्रेसिव। बहुत इंप्रेसिव है, बहुत देख के बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना मनमोहक। इंप्रेसिव है, बहुत देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एक तरफ से ना एक शिप आ रहा है, दूर से एक शिप आ रहा है टू देयर हेवन, हेवन अंडर द हिल्स। अच्छा यहाँ पे हेवन का मतलब यहाँ पे स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेवन का मतलब होता है मंजिल। वो जो शिप आ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है? अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सा एक शिप आ रहा है और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे हेवन का मतलब एक्चुअली ना इंग्लिश में कुछ और भी एमसीक्यू में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। लिख लीजिए रिट्रीट, रिट्रीट एंड रिफ्यूज। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछे, आपको ध्यान रखना है हेवन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिट्रीट। ठीक है, मतलब मंजिल को बोलते हैं रिट्रीट। ठीक है, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश हैंड। ओ बट उनको देखने को मिलता है वो जो शिप आ रहा है, इंप्रेसिव जो शिप आ रहा है, वो तो आके अपना मंजिल को मिल जाएगा, बट मेरा हाथ अभी भी खाली है। वैनिश हैंड का मतलब होता है हाथ मेरा खाली है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस बट
हाथ मेरा खाली है, वो जो बंदा है, वो जो मेरा दोस्त था, वो मेरे हाथों को जो टच करता था, वो तो अब मेरे साथ नहीं है। कितने दुःख की बात है। आप गलत वे में मत लेके जाइएगा कि लड़का-लड़का वाला गलत में मत लेके जाइएगा। पहले के समय में लोग बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है? और ये जो अभी का जो चोचलामी है ना, ये वाला बॉयज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स गर्ल्स, ये चीज़ अभी पहले नहीं था, ठीक है? तो क्या होता है, एंड द stately ship go on to their heaven under the steel hill। वो जो बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव दिखता हुआ जो शिप आ रहा है, वो तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा। बट मेरा हाथ आज भी क्या है? वैनिश्ड है। जो हाथ पकड़ने वाला जो मेरा दोस्त था, वो तो अब मेरे साथ मौजूद नहीं है। एंड बट हाँ, बट ये बात है, उसके बोले हुए जो वॉइस है, बोले जो बात है, वो कहीं न कहीं आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। उनकी जो आवाज़ है वो आज भी क्या है कानों में गूंज रही है। ये हमारा थर्ड स्ट्रेंजा है और उसके साथ हमारा एक और लास्ट स्ट्रेंजा बचा और हमारा ये पूरा का पूरा पोयम खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए। Break, break, break at the foot of the thigh crags of Oasis, but the tender graces of the day that is dead will never come back to me। बोल रहे अब तो टूट चुका है सारे के सारी चीजें। ये मेरे को भी पता है, ये मेरे को भी पता है मैं जो कर रहा हूँ वो पागलपंती है। कहीं न कहीं मेरा मेरा सोचना मेरे आप को खराब करना है। कहीं न कहीं वो बंदा वो मेरे को वापस अब नहीं आने वाला है, बट फिर भी मैं क्या करूँ? मेरा जो दिल है कि मानता नहीं। ये आपका 4th स्ट्रेंजा था। क्या आपको ये समझ में आया? ये 4th स्ट्रेंजा क्या बोलता है? कि मैं मतलब पूरा का पूरा एकदम बेसहाय है बंदा वो। क्या है बताओ वो? बेसहाय है वो। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है? तो ये आपका 4th स्ट्रिंजा हुआ और ये एंड स्ट्रिंजा हुआ। हमारा ब्रेक 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 खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा अभी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसपे ना लिख लीजिए एक बार, ये स्ट्रिंजा क्या बोलता है? ये स्ट्रिंजा दिखाता है कि जो यहाँ पे जो पोएट है ना, वो अनेबल टू अपलिफ्ट है। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है? अपलिफ्ट का मतलब होता है वो चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। मतलब वो कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि वो जो जिस सैडनेस में है, वो सैडनेस से बाहर आए, बट वो चाह के भी आ नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अनेबल टू अपलिफ्ट। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है? दिस वाज़ ऑल अबाउट ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। अब आप इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, उसको कवर कर सकते हो। मैं विदिन 5 मिनट्स में फिर से कवर कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा मैं एमसीक्यू आपको दिखाऊँगा, कैसे क्या है, ठीक है? तो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर से सुनिए। सबसे पहली बात, ये ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक किस टाइप का पोएम है? ध्यान रखिए। एलिगन, अच्छा। सर यहाँ पे जो बंदा है उसका नाम क्या है? एल्फ्रेड। ओके सर, टेंशन्स ऐसा कुछ। सर कौन से मोड में है? समसोर मोड में है सर बेसिकली। अच्छा, सबोर मोड में, सॉरी, सबोर मोड में, ओके। किस बात का सैडनेस है उनको? क्योंकि उनका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है उनका डेथ हो जाता है। कब होता है सर? 22 साल के एज पे। कब होता है सर? 1933 के एज 1833 में। कब बनाया जाता है इसको? 2 साल बाद 1835 में। पब्लिश कब किया गया? 1842 में। ठीक है? ये सब चीज़ें, सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। कहाँ लिखा गया था? तो याद रखिए, सी शोर में लिखा गया था। ये आपको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब थोड़े बहुत एमसीक्यू को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आइए बताइए मेरे को, हु इज द पोइट ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक? ब्रेक 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 का पोइट कौन है? फटाफट से बता दीजिए। बताइए बताइए बताइए, हु इज द पोइट? आंसर इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन्स। सर, द टू whom does the poet address to the poem? इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पोएम में बेसिकली किसके बारे में बात करता है? आंसर इज सी के बारे में बात करता है। ठीक है, विच वर्ड रिपीटेड इन द ओपनिंग लाइन? ओपनिंग लाइन में कौन सी चीज को रिपीट किया गया? सी, स्टोन, ब्रेक और कोल्ड। आंसर इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? और जो वेव्स रहता है ब्रेक, वो किस टाइप के कलर का के स्टोन्स को क्या करता है? मारता है। आंसर इस क्या है? कोल्ड ग्रे स्टोन्स को। ठीक है? तो ये सब आपका एमसीक्यू दिया हुआ है। सारा एमसीक्यू मैंने 50 एमसीक्यू कवर किया है एक-एक पोएम पे। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टेटस पे लगाना मेरा अपने आप में एक मोटिवेशन है। फटाफट से, ठीक है? तो फटाफट से आप अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए और आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है, तो ये हमारा नंबर है। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे से पर्सनली लेवल पे पूछ सकते हो। यदि आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, आप लेट से जॉइन कर रहे हो, आप लेट से वीडियो देख रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है। आप मेरे को इस नंबर से मैसेज करके आप मेरे से ये पूरा का पूरा नोट्स को ले सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।